हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो नाइन्थ आईसीएससी की लेक्चर सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम। टॉपिक है हमारा सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है। सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से एंशियंट टाइम्स में हम लोग टाइम मेजर करते थे, है ना। पुराने ज़माने में टाइम कैसे मेजर किया जाता था, सिंपल पेंडुलम की हेल्प से, सनडायल की हेल्प से। सनडायल के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। बेसिकली एक सर्कुलर बोर्ड होता था, बीच में एक रॉड लगी होती थी और सन की शैडो जिस तरीके से उस रॉड की प्रोजेक्ट होती थी जगह जगह पर, उसके हिसाब से हम लोग टाइम बताते थे, है ना। वो छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो। यहाँ हमें समझना है सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बहुत डिटेल में समझेंगे। डायग्राम में आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी। हमने बनाया एक रिजिड सपोर्ट। क्या बनाया बेटा, रिजिड सपोर्ट। ठीक, रिजिड सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर जहाँ से हम स्ट्रिंग सस्पेंड करेंगे दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद ये बनेगी एक मासलेस स्ट्रिंग। इसे हम बोलेंगे मासलेस स्ट्रिंग। ठीक, और इसे हम बोलेंगे हेवी मास, या फिर जनरली इसे बॉब बोला जाता है, हेवी मास या फिर बॉब। अब इसके बाद जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेट करते करते ये जिस पॉइंट पर पहुंचा दैट पॉइंट इज कॉल्ड या दैट पोजीशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। और जाहिर सी बात है जाएगा ये दूसरी तरफ भी, तो दूसरी तरफ वाली पोजीशन भी क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, और उसके बाद ये पोजीशन कहलाती है बेटा मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम का डायग्राम आपको बहुत डिटेल में समझ में आना चाहिए कि एक एक पॉइंट का मतलब क्या है। ये है रिजिड सपोर्ट दैट इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है मासलेस स्ट्रिंग, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज मीन पोजीशन एंड दैट इज कॉल्ड हेवी मास और बॉब। आई होप ये बातें क्लियर होंगी आपको। अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहले ध्यान दो, ये डायग्राम आप बना लें। इसके बाद हमें क्या समझना है, इसके बाद हम समझेंगे सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ टर्म्स। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो हमें सीखना है सम टर्म्स रिलेटेड टू simple pendulum. Some terms related to simple pendulum. सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं देखिए। सबसे पहला टर्म क्या आता है, सबसे पहला टर्म आता है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। एम्पलीट्यूड होता क्या है, पिछले डायग्राम से अगर हम देखें तो यहाँ पर थी मीन पोजीशन, यहाँ पर थी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के बाद यहाँ पर कहीं थी एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर जब ऐसे ऐसे ये बॉब ऑसिलेट करेगा तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, ये डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन कितनी दूरी पर है, दोनों तरफ, उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। तो कैसे लिखेंगे इसे, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट between mean position and
extreme position, between mean position and extreme position on either side, between mean position and extreme position on either side. तो इसे A से रिप्रेजेंट करेंगे, टर्म है एम्पलीट्यूड. अब बेटा अगर आप देखो ध्यान से, है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही, तो एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट क्या होगी, वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट है. एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर, एम से रिप्रेजेंट करेंगे. आई होप ये बात क्लियर होगी सभी प्यारे बच्चों को. सेकेंड, एम्पलीट्यूड के बाद क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड के बाद आ जाएगा टाइम पीरियड. नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. देखो जब आप बात करोगे, जैसे अगर हम दूसरी तरफ भी एक्सट्रीम पोजीशन बना दें एक, तो ये है एक्सट्रीम पोजीशन. तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, वापस मीन पोजीशन, वापस एक्सट्रीम पोजीशन. ये पेंडुलम ऐसे ही ऐसे तो ऑसिलेट करता है, बिल्कुल इस तरीके से. ये पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा. एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कुछ तो टाइम लगेगा ना भाई. बस उसी टाइम को हम क्या कह देंगे, टाइम पीरियड. यानी कि टाइम पीरियड कैसे डिफाइन होगा, टाइम पीरियड डिफाइन होगा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट. अच्छा, टाइम पीरियड के बाद तीसरा टर्म, हाँ एक चीज यहाँ आप और ऐड कर सकते हो, है तो ये टाइम ही, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी सेकेंड. सेकेंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक. एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, इसके बाद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में किसी पेंडुलम ने कितनी ऑसिलेशंस की, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. जैसे मान लीजिए अगर किसी पेंडुलम को 5 सेकेंड लगते हैं, बहुत ध्यान से इस एग्जांपल को समझेंगे, 5 सेकेंड लगते हैं एक ऑसिलेशन पूरा करने में, 5 सेकेंड लगते हैं एक ऑसिलेशन पूरा करने में. तो एक सेकेंड में क्या ये 1/5 ऑसिलेशंस करेगा? सभी बच्चे बताएं इस चीज को. अगर 5 सेकेंड लगते हैं एक ऑसिलेशन पूरा करने में, तो एक सेकेंड में 1/5 ऑसिलेशन करेगा? बिल्कुल करेगा. हाँ, ये ऑसिलेशन पूरी नहीं है, एक ऑसिलेशन का 1/5 है, लेकिन एक सेकेंड में हो तो रही है ना कुछ ऑसिलेशन. तो जितनी भी ऑसिलेशन कोई पेंडुलम एक सेकेंड में करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. ठीक, आई होप ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को. नोट कर लीजिए. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/t. यहाँ पे t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड. t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है. f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, देखो 1/टाइम, 1 को 1 रहने दो, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, यानी इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी 1/सेकंड, या फिर इसी को सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं. सेकंड इनवर्स यानी सेकंड की पावर -1. और इसी चीज को हम बोलते हैं हर्ट्ज. H Z से रिप्रेजेंट करेंगे. हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पे रखी गई है, नेम्ड आफ्टर हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज. हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखी गई. ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कुछ इतनी बातें और ऐड कर लें. इसके बाद
इसके बाद लास्ट टर्म हमारा आ जाएगा इफेक्टिव लेंथ। इसके बाद लास्ट टर्म आ जाएगा इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनिएगा इफेक्टिव लेंथ क्या है। इफेक्टिव लेंथ अगेन अगर हम पेंडुलम का डायग्राम बनाते हैं तो ये बन गया रिजिड सपोर्ट, ठीक। रिजिड सपोर्ट ये बनेगा कुछ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, रिजिड सपोर्ट बनेगा, फिर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बनेगा। अच्छा, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमने एक स्ट्रिंग सस्पेंड की और यहां पर लटका दिया बॉब। अच्छा, अब आप खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और खुद सोचिए, अगर सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ लेनी होती तो हम वर्ड इफेक्टिव यहाँ पे ऐड ही ना करते। वर्ड इफेक्टिव अगर ऐड किया गया है तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो होगा ना उसका। तो ध्यान दीजिए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के बॉब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, यानी जो बॉब है पूरा स्फेरिकल बॉब, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज the distance between, it is defined as the distance between point of suspension and center of gravity of the ball। इसे हम कहेंगे इफेक्टिव लेंथ। अगर मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में आपको समझाना चाहूं तो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ तो L है ही, है ना, कैपिटल L मान लो, पूरे स्ट्रिंग की लेंथ तो कैपिटल L है ही, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस को हमने R बोल दिया। भाई रेडियस जो स्फीयर होगा उसके सरकमफेरेंस से सेंटर तक की डिस्टेंस बेटा रेडियस के ही तो इक्वल होगी। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी एक्चुअली में? इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ टर्म्स को आपने सीखा, बहुत डिटेल में जाना, एक एक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्रॉपरली पढ़ा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर आपको आगे और क्या सीखना है। अब हम लोग सीखेंगे टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ। टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ क्या होता है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए, एक चीज छोटी सी और है ना, आपको सबसे पहले ये टॉपिक बताने से पहले एक ज्ञान की बात सुनो, है ना, जरूरी है आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात यह है कि आप कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने जाओ, ये सिर्फ 9, 10, 11, 12 के ऊपर अप्लाइड नहीं है, ये हर जगह अप्लाइड है। आप अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो, टॉपिक को पढ़ने से पहले ना दो चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक है क्या और एक है क्यों। मैं इसे बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि सारे बच्चे इसे रिलेट कर पाए। अगर आप ये समझ पाते हो कि ये टॉपिक क्या है और आप ये समझ पाते हो कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, बस आधी समस्या आपकी वहीं सॉल्व हो गई। जब तक आपके दिमाग को ये समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ की क्यों जा रही, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तब तक आपका दिमाग उसमें 100% इन्वॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ये बेटा सिर्फ 9, 10, 11, 12 की बात नहीं है, या सिर्फ फिजिक्स के ऊपर या मैथ्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये हर जगह अप्लाई होता है। तो इस चीज़ को समझिए, हमेशा क्या और क्यों, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले अपने आप से, अपने टीचर से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा करो कि सर ये क्या है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि साल भर 99% बच्चे साल भर सिर्फ क्या के पीछे भागते हैं, सर सिलेबस क्या है, सर कितने मार्क्स का आएगा, सर ये बता दीजिए, सर वो बता दीजिए, सर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अरे छोड़ो यार, सबसे पहले ये तो जानो कि तुम इसे पढ़ क्यों रहे हो, क्या हासिल होगा इसको पढ़ के। तो ये टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ है, इसे पढ़ के हासिल क्या होगा, ध्यान देना,
इसे पढ़ के हासिल ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई पेंडुलम है, अब जरूरी तो है नहीं कि हर पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर ही हो, 2 मीटर ही हो, लेंथ वेरी कर सकती है ना, बिल्कुल कर सकती है। तो अगर मान लीजिए किसी भी पेंडुलम की लेंथ L है और आपको उसका टाइम पीरियड पता करना है, सबसे पहले होते हैं एक्सपेरिमेंट। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया डिफरेंट लेंथ के पेंडुलम के साथ डिफरेंट टाइम पीरियड की जब हमें वैल्यू मिली है ना, एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक में, आप बुक अपनी रेफर कर सकते हो। डिफरेंट लेंथ के लिए जब डिफरेंट टाइम पीरियड हमें मिला तो हमने क्या किया, हमने उसे ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश की। अच्छा, ग्राफ में प्लॉट करने पर हमें क्या मिला, हमने अपनी तरफ से हमने लेंथ दी किसी पेंडुलम को। हमने डिसाइड किया कि ये पेंडुलम 1 मीटर का होगा, ये 5 मीटर का होगा, ये 1.5 मीटर का होगा, ये 2 मीटर होगा, यानी लेंथ हमने डिसाइड की। एंड वी आर इंडिपेंडेंट। तो लेंथ हमेशा ऐसी एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाएगी जो इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंट हमेशा कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। हमेशा इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है एक्स एक्सिस। ठीक, तो लेंथ है एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंटेड, लेंथ को L से दिखा रहे हैं, और टी स्क्वायर ये रिप्रेजेंटेड है y के ऊपर। क्लियर। जब हमने ग्राफ बनाया बेटा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बना बेटा। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से बनाया हुआ ग्राफ है, और आप इसे क्यों पढ़ रहे हो, आप इसे इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप ये समझ पाओ कि डिफरेंट लेंथ के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर इस ग्राफ की हेल्प से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी अभी थोड़ी देर में, है ना। बाकी कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। अगर मान लीजिए आप कोई दो रैंडम पॉइंट्स इस पे बनाना चाहें तो ये L1 हो जाएगा और ये L2 हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये T1 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग ये T2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा था अभी एक इसका और यूज आपको पता चलेगा। ध्यान दो, जब आप किसी भी जगह पर, है ना, जैसे अभी करंटली हम लोग जहां पर भी हैं, है ना, तो जब आप किसी भी जगह पर रहते हो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आप वो वैल्यू निकालोगे कैसे, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना वो वैल्यू निकालने का। वो वैल्यू हम निकालेंगे इस ग्राफ की हेल्प से। अब आप कहोगे सर इस ग्राफ की हेल्प से वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान दीजिए, है ना। यहां से अगर हम स्लोप निकालें इस ग्राफ का, नाउ व्हाट इज स्लोप, ये नई कहानी आ गई है। देखिए स्लोप बेसिकली है क्या, मोशन में भी स्लोप को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानो कि स्लोप शब्द का मतलब ये होता है इंक्लिनेशन। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर कितना झुकी हुई है ये हम स्लोप की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। और स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है बात। अभी इसको मोशन में और डिटेल से और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक।